हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो में अपने एक व्यूवर्स का कमेंट जो कि कह रहे थे कि सर इतना आसान सा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, वो भी किस टॉपिक से, सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज टॉपिक से इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूवर्स को इसका कमेंट का जवाब दिया जाए और फिर जो लोग यह कमेंट नहीं कर पाए हैं उनको क्वेश्चन दिखा दिया जाए कि 2021 में सामान्य ज्ञान चैप्टर से क्वेश्चन क्या सब पूछा गया है। तो हम इसी बहाने आपको यह क्वेश्चन हम आपके बीच लाए हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो कि 2021 के एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान चैप्टर से पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन अब वह आ चुका है कि क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? यह क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन किस चैप्टर से है? नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। और क्वेश्चन क्या है कि किस संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। थोड़ा इस प्रश्न से हट करके कुछ और जानकारी आप ले लीजिए कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और बाकी के बचे 5 नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और फिर नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो वह कितने क्षेत्र में हो जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। हम यहाँ पर आपको शांति का नोबेल पुरस्कार की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा और सवाल कहाँ से पूछा जा रहा है आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा भी हो रहा होगा। चलिए हम लोग इसी प्रकार से कुछ अगले भी प्रश्न को देख लेते हैं। तो आगे प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में, प्रश्न क्या है? दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी डैश में भारत आए थे। तो गांधी जी वर्ष कितना में भारत लौटे थे? कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए कब थे। तो कब गए थे? 1996 में यह गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे और 1915 में, कब? 1915 में वे 9 जनवरी 1915 को वह इंडिया लौटे थे और 9 जनवरी 1915 को यादगार बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। आपको यह चीज़ भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। और भी आप जानकारी ले लीजिए कि 1919 में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था। 1916 को गांधी जी जब 1915 में इंडिया लौटे तो 16 में इन्होंने अपने आश्रम की स्थापना किया था और 1917 में यह गांधी जी बिहार में चंपारण सत्याग्रह
में यहाँ पर शामिल होने के लिए आए थे। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि गांधी जी जब बिहार आए थे चंपारण सत्याग्रह में, तो वे किनके बुलावे पर आए थे? तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर किसानों ने बुलाया था यहाँ पर उनके, तो इसीलिए वे यहाँ पर आए थे। किसान का नाम क्या था, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1915 हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अगस्त 2020 में निम्न में से किसने वाटर एवेंजर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जीता था? क्या है प्रश्न? अगस्त 2020 में किसने वाटर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जीता था? तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाता है? सत्येंद्र सिंह ने वाटर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जीता था, और फिर किस वर्ष में? 2020 में। तो आप समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से जीके के टॉपिक में पूछा जा रहा है। चलिए थोड़ा आगे भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो थोड़ा हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि दर्रा कहते किसको हैं। एक होता है घाटी, एक क्या होता है? घाटी, और एक होता है दर्रा। एक क्या होता है? घाटी, और एक होता है दर्रा। अगर इस तरीके से अगर चौड़ा रास्ता रहेगा तो उसको क्या बोला जाता है? घाटी। अगर पतला रास्ता रहेगा तो इसको क्या बोला जाता है? दर्रा बोला जाता है। और यह क्या करता है कि दो स्थानों को जोड़ने का काम करता है। घाटी भी दो स्थानों को जोड़ने का काम करता है, और दर्रा भी दो स्थानों को जोड़ने का काम करता है। तो हम हो सकता है कि आपको कभी किसी वीडियो में दर्रा से संबंधित टॉपिक बता दें। अभी यहाँ पर हम उतना चर्चा नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको यह बता देना चाहते हैं कि दर्रा क्या होता है और घाटी क्या होता है। तो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि दर्रा किसको कहते हैं। दो स्थानों को जोड़ने वाला पतला रास्ता को ही दर्रा बोला जाता है, और दो स्थानों को जोड़ने के लिए चौड़ा रास्ता को घाटी बोला जाता है। तो आप यह समझ गए होंगे कि दर्रा क्या है। तो हम लोग अब देखते हैं अपना प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उसका नाम बताइए। तो देखिए, नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। बोमडिला और यांगयाप दीफू यह सब का सब कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और बरालाचा दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो सीधा एक ही ऑप्शन बच जाता है अपना, क्या चीज़ कि मांगसा धुरा दर्रा, जो कि कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आगे भी देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन है कि चूलिया, क्या क्वेश्चन है? चूलिया जलप्रपात यानी कि चूलिया वाटरफॉल डैश यानी कि खाली स्थान में चंबल नदी पर स्थित है। तो यह किस नदी पर स्थित है? किस राज्य में स्थित है, यहाँ पर वो पूछा गया है। तो आपको अगर नदी से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा भी अगर ज्ञान पता होगा तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि चंबल नदी कहाँ पर बहता है? राजस्थान में बहता है और मध्य प्रदेश में बहता है। तो आप इस तरीके से ऑप्शन के सहारे भी इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एवं ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो जाएगा। तो हो क्या जाता है? ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी होता है। अब हम लोग देखते हैं कि यह जलप्रपात है कहाँ पे। तो जब दो ऑप्शन में फंस जाएंगे तो इसका आंसर क्या कह देना है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? चूलिया जलप्रपात डैश में चंबल नदी पर स्थित है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है,
हिंदू कैलेंडर, प्रश्न क्या है, हिंदू कैलेंडर के अंतिम माह में निम्न में से कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया जाता है। प्रश्न क्या है, हिंदू कैलेंडर के अंतिम माह में निम्न में से कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस प्रश्न का यह सही आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न है हॉर्नबिल त्यौहार। प्रश्न क्या है, हॉर्नबिल त्यौहार खाली स्थान में प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो आप सीधा जानिए कि हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। और उत्तराखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो हरेला त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है, हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, और सूरज कुंड हैंडीक्राफ्ट मेला का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में होता है। सबरीवाला का त्यौहार यहाँ पर केरल में होता है। ये सब, और फिर क्या होता है कि वेलिंगटन ट्रॉफी यानी कि नौका दौड़ का आयोजन कहाँ पे होता है, केरल में होता है। मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन के सहारे जो भी अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूँ, यह सब का सब आपको जीके के टॉपिक में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। इसीलिए आप इस चीज़ को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कहीं किसी कॉपी में नोट भी करते चलें। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि सितंबर 2020 में, क्वेश्चन क्या कहता है, सितंबर 2020 में इनमें से किसे बाल अधिकार अभियान के लिए यूनिसेफ UNICEF का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि यूनिसेफ किसके लिए काम करता है, बाल अधिकार के संरक्षण के लिए काम करता है। यह भी पीछे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि यह भी क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग इस क्वेश्चन पर सीधा आते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या कह देना है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयुष्मान खुराना इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि सितंबर 2020 में इनमें से किसे बाल अधिकार अभियान के लिए यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयुष्मान खुराना इसका सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है कि प्रश्न क्या कहता है, नियोरा घाटी। प्रश्न क्या है, नियोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न क्या है, नियोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। प्रश्न क्या है, नियोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या कह देना है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाएगा कि बताइए शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो क्या हो जाएगा, केरल राज्य में स्थित है शांत घाटी। इसी को हम लोग साइलेंट वैली भी बोलते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। और नियोरा घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, पश्चिम बंगाल राज्य में यह स्थित है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है लिथियम अयस्क को, प्रश्न क्या है कि लिथियम अयस्क को प्रोसेस करके, प्रश्न क्या है, लिथियम अयस्क को प्रोसेस करके बैटरी ग्रेड पदार्थ का उत्पादन करने वाली भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी कहता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कहता है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी कहता है गुजरात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात हो जाता है।
तो हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिथियम अयस्क को प्रोसेस करके बैटरी ग्रेड पदार्थ का उत्पादन करने वाली भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुजरात हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, ब्रिटिश सेना एवं डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ बेदरा कब लड़ा गया था? तो डच सेना का मतलब क्या होता है? डच को ही अभी वर्तमान में हम लोग नीदरलैंड के रूप में जानते हैं। डच को हॉलैंड और हॉलैंड को नीदरलैंड वर्तमान में इसको जाना जाता है। वहीं की सेना डच सेना के नाम से जाना जाता था। तो ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1759 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1759 में लड़ा गया था। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। प्रश्न क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो 2020 में भारत की रैंक क्या थी? 142 नंबर की थी। और वर्तमान में 2021 में इसकी रैंक कितना आया है? तो क्या हो जाएगा? 150 इसका रैंक अभी वर्तमान में चल रहा है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या था? 142 नंबर का था। तो आपसे थोड़ा हट करके इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? यह फ्रांस की एक संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। यह संस्था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रत्येक वर्ष जारी करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दिसंबर 2020 में। प्रश्न क्या है? दिसंबर 2020 में निम्न में से किस राज्य में मोनपा हस्तशिल्प कागज निर्माण इकाई का उत्पादन शुरू हुआ है? मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई का उद्घाटन हुआ है किस राज्य में? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में यह काम हुआ है। तो थोड़ा हम लोग अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी और ले लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? तो क्या कह देना है आपको? पेमा खांडू हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मनिक साहा त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। मणिपुर के कौन हैं? एन वीरेंद्र सिंह वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। प्रश्न क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन देखिए, गुरजीत कौर, ऑप्शन नंबर बी रीना खोखर, ऑप्शन नंबर सी लिलिमा मिज, ऑप्शन नंबर डी रानी रामपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि रानी रामपाल हो जाता है। वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और इस पुरस्कार में पुरस्कार की राशि कितना दिया जाता है? 25 लाख रुपया इस पुरस्कार में दिया जाता है। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है कि राजस्थान राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा किया है, जो कि राजस्थान के खिलाड़ी के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझना क्या है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब सिर्फ और सिर्फ राजस्थान राज्य के द्वारा ही यह संचालित किया जाएगा। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो पहले दिया जाता था और इस पुरस्कार का वितरण केंद्रीय एजेंसी के द्वारा किया जाता था, लेकिन अभी यह नहीं करके अब यह किसके द्वारा किया जा रहा है?
राजस्थान राज्य के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो थोड़ा हम लोग और जान लेते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग सीधा प्रश्न पर आते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रानी रामपाल हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी याचिका यानी कि रिट किसी कैदी के हिरासत के कानूनी वैधता को चुनौती देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो व्यक्ति का यह अधिकार होगा कि वह पुलिस से पूछ सकती है कि हमें किस जुर्म में अपराध किया गया है। यही क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। और यह किस आर्टिकल में वर्णित है, तो आर्टिकल 32 में वर्णित है। और यही आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा उसको कहे थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण इस प्रश्न का सही आंसर होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है केंद्रीय बजट। प्रश्न क्या है, केंद्रीय बजट 2020-21 में भारत सरकार ने 2020-21 में कितना रुपया 30 करोड़ 42 लाख कितना है 30,42,230 करोड़ व्यय का प्रस्ताव रखा है, जो वर्ष 19-20 के संशोधित अनुमान से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, यह 12.7% अधिक है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जोड़ता है, यह किसको किसको जोड़ता है, तो फजिल्का को माना से जोड़ता है। यह किसको जोड़ता है, फजिल्का को माना से जोड़ता है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मैं आपको थोड़ा और इसमें बता दूं कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, NH-44 है, जो कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाती है। तो यह भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है मई 2020 तक की स्थिति के अनुसार। प्रश्न क्या है, मई 2020 तक की स्थिति के अनुसार बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है अब्दुल हामिद, ऑप्शन नंबर बी कहता है सैयद महमूद हुसैन, ऑप्शन नंबर सी कहता है शेख हसीना और ऑप्शन नंबर डी कहता है नरेंद्र बत्रा। तो देखिए नरेंद्र बत्रा से आप जानते ही होंगे कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं, नरेंद्र बत्रा हैं। तो यह इंडिया के आदमी बांग्लादेश में तो जा नहीं सकते हैं, तो यह ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। बांग्लादेश के बारे में आप शेख हसीना के बारे में आप जानते होंगे कि बांग्लादेश के यह प्राइम मिनिस्टर हैं, तो न्यायाधीश तो होंगे नहीं, तो यह भी ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। अब्दुल हमीद इंडिया के राष्ट्रवादी नेता थे, तो यह भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर अपना एक ही बच जाता है और फिर वह क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सैयद महमूद हुसैन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है फ्रेंच ओपन 2020। प्रश्न क्या है, फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल विजेता ईगा स्वेटोग क्या है, ईगा स्वेटेक किस देश की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोलैंड की रहने वाली है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सी बैंक दर की सही परिभाषा है। प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सी बैंक दर की सही परिभाषा है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है यह एक अनुसूचित बैंक द्वारा देय
ब्याज दर है जिस पर आरबीआई रातों रात ओवरनाइट उधार देता है? ऑप्शन नंबर बी कहता है यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई को देय ब्याज दर है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि यह आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को देय ब्याज दर है। ऑप्शन नंबर डी कहता है यह उपभोक्ता द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को देय ब्याज दर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई को देय ब्याज दर है। तो दोस्तों यही रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पिछले साल के एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान विषय से पूछे गए क्वेश्चन हैं और आपको भी यह कुछ पता चल गया होगा कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा जाता है। तो आप निश्चित रूप से पाए होंगे कि कुछ कठिन और कुछ आसान सा सवाल इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी जानकारी पता चल गया होगा और पता यह भी चला होगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वह आपके एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बस यही रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।